हेलो एवरीवन। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है अलजेब्रा का, जो हमें बताता है कि अगर हम किसी बाइनोमियल को किसी नेचुरल नंबर के पावर रेस करते हैं तो जो एक्सप्रेशन मिलता है हमें, उसमें हर टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है, और इसकी पावर ये है कि हमें जनरल एन के लिए यानी कि किसी भी एन के लिए, और उसमें से जो पूरे एक्सप्रेशन मिला है उसके किसी भी टर्म का क्या कोएफिशिएंट होगा, हमको उसका एक डायरेक्ट फार्मूला देता है, जो कि बहुत यूज़फुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आगे के प्रूव करने में। मगर एक बहुत फ़नी बात यह है कि जब भी हमें बायनोमियल थ्योरम पढ़ाया जाता है तो जनरली क्या हमेशा ही हमें पहले फार्मूला दे दिया जाता है, फिर हमें उसका मतलब बताया जाता है। और जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे नए चैप्टर्स पढ़ते हैं मैथ के, हम देखते हैं कि हम उसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से प्रूव करते हैं। कभी कॉम्बिनेटोरियल प्रूव करते हैं उसका, कभी हम कैलकुलस से प्रूव करते हैं, कभी इंडक्शन से प्रूव करते हैं। लेकिन इन सारे मेथड्स में एक चीज़ हमें पहले से पता होता है कि फॉर्मूला हमें प्रूव क्या करना है, हमें कहाँ क्या प्रूव करना है, हमें ऑलरेडी पता होता है। और इस वीडियो में यही अलग होने वाला है कि आज मैं जो वीडियो में डिस्कस करूँगा, आज हम ट्राई करेंगे कैसे उस फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं जबकि हमें कुछ ना पता हो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि मैथ्स में कैसे न्यू डेरिवेशन होता है या न्यू रिजल्ट कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि जनरली आपको किसी बुक में या इवन कहीं भी शायद शायद ना मिले, क्योंकि मैंने नहीं देखा आज तक। क्योंकि इसमें मैं बहुत बेसिक से एकदम ज़ीरो से ट्राई करूँगा कि कैसे हम बाइनोमियल थ्योरम को डिराइव कर सकते हैं। सो इसको शुरू करते हैं। तो बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल्स आर वो पॉलिनोमियल जो सम ऑफ दो टर्म्स होते हैं, जहाँ पे हर एक टर्म मोनोमियल होता है। एग्जाम्पल जैसे एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब वाई स्क्वायर एक्स, ऐसे एक्सेट्रा। ये सारे बाइनोमियल्स हैं। इनमें दो टर्म्स हैं, सम ऑफ टू टर्म्स हैं, जहाँ ईच टर्म मोनोमियल है। ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप हम अपना टास्क देखते जाएंगे क्या है। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, और सिंस हमें बाइनोमियल थ्योरम को प्रूव करना है तो हम बहुत बेसिक से बाइनोमियल का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लेंगे a प्लस बी, ठीक है, ताकि हमारा जो आगे की कैलकुलेशन हो हम उसको ईजिली अच्छे से समझ पाएँ। अब मेरे पास एक बाइनोमियल है a प्लस बी, और मुझे हमारा टारगेट क्या है, हमें समझना है a प्लस बी के पावर n का जो एक्सपेंशन होगा, हमें उसके सारे जनरल टर्म्स, उसके कोएफिशिएंट्स पता करना है कि क्या होंगे। a प्लस बी रेज टू n, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है a प्लस बी को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा n टाइम्स। ठीक है। अगर इस डेफिनेशन से जाएं तो a प्लस बी जब रेज टू वन, यानी कि n की वैल्यू जब वन है तो क्या होगा, a प्लस बी रेज टू वन क्या हो जाएगा, ये बस सिंपली a प्लस बी हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी। ए प्लस बी रेज टू टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी रेज टू टू हो जाएगा, सॉरी, ए प्लस बी रेज टू टू हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी रेज टू थ्री क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे हमें पहला ऑब्जर्वेशन करना है जो हमारे फर्दर कैलकुलेशन को ईजी बनाएगा। हमने देखा कि ए प्लस बी रेज टू एन का डेफिनेशन होता है एन टाइम्स ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करना। यहाँ हम ए प्लस बी के पावर थ्री निकाल रहे हैं। अगर आप इतने पार्ट को ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, बाय डेफिनेशन ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि इतना ए प्लस बी होल स्क्वायर है इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी होल क्यूब क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली अगर मुझे ए प्लस बी रेज टू एन बोला है, जहाँ एन नेचुरल नंबर है और एन अगर टू या टू से बड़ा है तभी मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी रेज टू एन माइनस वन इंटू ए प्लस बी। ये आप बहुत ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मेरे पास ए प्लस बी रेज टू फोर होता तो थ्री टाइम्स ए प्लस बी, फिर एक और बार ए प्लस बी मल्टीप्लाई होता, या और थ्री टाइम्स ए प्लस बी का प्रोडक्ट क्या होता है, ए प्लस बी रेज टू थ्री। मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ ए प्लस बी होल क्यूब से। इसी तरीके से ये पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा, जिसका हम लोग
आगे भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे हम एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमें a प्लस बी होल स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमें क्या मिला था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रखिए हमारा टारगेट है यही कोएफिशिएंट्स फाइंड करना। यहाँ a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ab का कोएफिशिएंट 2 है, b स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। अब a प्लस बी होल क्यूब क्या होगा। अब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करें, हमें पता है ये हो जाता है a प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ओके। और a प्लस बी होल स्क्वायर हमें पता है ऑलरेडी क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इंटू ए प्लस बी। अब हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होने वाला है वो ये है कि एक बार ध्यान से देखिए, मुझे a प्लस बी होल क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ा, a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब ये a जो है, a स्क्वायर जो है, ये एक बार a से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार ये b से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली 2ab एक बार a से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार b से, b स्क्वायर भी एक बार a से एक बार b से, और जो एंड में हमें क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b क्यूब। अब मैं लाइक टर्म्स को एक साथ ले लूँगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। सो ये हमें कैसे मिला, a एक बार a स्क्वायर एक बार a से हुआ फिर b से हुआ, 2ab एक बार a से हुआ फिर एक बार b से हुआ, b स्क्वायर एक बार a से हुआ इसके बार b से हुआ। सो इसी तरीके से हम लोग सिमिलरली प्रोसीड कर सकते हैं, हम लोग a प्लस बी रेस टू कोई भी नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं। मगर इससे क्या हमें कोई नेचुरल मीन्स कोई जनरल एन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मिल पा रहा है, कुछ यहाँ पे हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे पैटर्न की, इससे हम लोग डायरेक्टली कैसे a प्लस बी रेस टू एन लिख पाएंगे। सो हम लोग अभी काम करेंगे, हम इस जो भी हम यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं इसको एक बार हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या हमारे लिए देखते हैं फिर चीज़ें आसान होंगी कि नहीं, ठीक है। अब a प्लस बी ये n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 के लिए हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, n इक्वल टू 3 के लिए a क्यूब सॉरी n इक्वल टू 3 के लिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। सिमिलरली n इज इक्वल टू 4 के लिए। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम a प्लस बी होल क्यूब निकाल रहे थे तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि ये था, इसके हर टर्म से एक बार a मल्टीप्लाई होता है और एक बार b, ठीक है। तो सिमिलरली जब हमको ये निकालना है तो एक बार a, इससे एक बार a मल्टीप्लाई होगा और एक बार b, इससे एक बार a एक बार b, इससे एक बार a एक बार b, इससे भी एक बार a और एक बार b, ठीक है, a b a b। अब जब इससे एक बार a मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा a रेस टू 4, जब b मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा a क्यूब b, और 3a स्क्वायर b में जब a मल्टीप्लाई होगा तो हमें फिर से मिलेगा 3a क्यूब b। सो ये दोनों टर्म ऐड होकर हमें मिलेंगे 4a क्यूब b। सिमिलरली यहाँ पे 3a स्क्वायर b में जब b मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 3a स्क्वायर b स्क्वायर, और जब 3ab स्क्वायर में a मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर b स्क्वायर वापस, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो 6a स्क्वायर b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ मिलेगा 4ab क्यूब और यहाँ मिल जाएगा b रेस टू 4। अब यहाँ पे एक बार हम लोग को पॉज करना चाहिए और इसमें एक चीज़ पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहिए। क्यों? अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ पॉज करके ऑब्जर्व करना चाहिए कि जब हम एक रो से नेक्स्ट रो में जा रहे हैं तो हम एक ही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम पहले हर टर्म में एक बार a मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार b, इसमें एक बार a, इसमें एक बार b, फिर a और b। यानी कि हमें अगर कोई पर्टिकुलर कोएफिशिएंट जानना है किसी रो में, जैसे कि मुझे अगर तीसरे रो में इसका कोएफिशिएंट जानना है तो वो क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, वो इस वाले कोएफिशिएंट का और इस वाले कोएफिशिएंट का सम होगा, ठीक है, 1 का और 2 का सम होगा। यहाँ पे 3ab स्क्वायर में अगर मुझे देखना है तो वो ab का कोएफिशिएंट 2 और b स्क्वायर का कोएफिशिएंट का यानी कि यहाँ 1 है, इसका सम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखा। अब मैं तो इससे पहले यहाँ पे प्लस होगा। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ करूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको इसी पैटर्न से n इज इक्वल टू 5 के लिए लिख के दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि कितना ईजी हो गया हमारे लिए कोई भी पावर कर लिखना। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक भी, वही बताऊँगा क्या। यहाँ पे हो जाएगा a रेस टू 5 प्लस 5 रेस टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग का टास्क इसको समझना मैं क्यों ऐसे कैसे लिख पा रहा हूँ तुरंत।
आप लोग समझ गए कैसे हो गया ये? 4 + 1 5, 6 + 4 10, 4 + 6 10, a + 1 + 4 5 और यहाँ 1। पहला चीज़ फ़ायदा तो हमने देख लिया। ड्रॉबैक क्या है कि लेकिन अगर मुझे n = मान लीजिए 10 के लिए लिखना होता, मान लीजिए, तो मुझे कैसे लिखता? मुझे उसके लिए पहले बाकी नॉट ट्रायंगल बनाना पड़ता। क्या ये क्या नाम है एफिशिएंट तरीका है? अगर आपको 10 के लिए लिखना है तो आपको नॉट ट्रायंगल बनाना पड़ रहा है, नॉट मीन्स एक 2 डायमेंशनल एरे बनाना पड़ रहा है जिसमें 9 रोज़ हैं, तो ये इतना एफिशिएंट तो नहीं है, तो हम लोग को इसका कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा। दूसरा चीज़, अब मुझे ये बताना है, अब मुझे आपको समझाना ये चीज़ और इसमें पैटर्न ऑब्जर्व कराना है। तो पहला चीज़ मैं क्या करूँगा कि ये देखिए, जब मुझे यहाँ पे 4a² a⁴ इंटू बी का कोफिशिएंट चाहिए, तो वो है इस वाले का कोफिशिएंट का सम और इस वाले कोफिशिएंट का सम। अब एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे b का पावर क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि बाद में इसको मैं फॉर्मलाइज करके नोटेशन जब दूंगा, इन सारे कोफिशिएंट्स को एक नोटेशन दूंगा, तब यहाँ पे वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे b का पावर क्या है, यहाँ b का पावर है 1, यहाँ पे b का पावर क्या है 0, यहाँ b का पावर है 1, ठीक है। सिमिलरली सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ b का पावर है 2, यहाँ b का पावर है 1, यहाँ b का पावर है 2। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ b का पावर है 1, यहाँ b का पावर है 0 और b का पावर 1। तो आप लोग चीज़ देख रहे होंगे कि अगर मुझे किसी रो में, मान लीजिए मुझे 4th रो में, या चलिए 5th रो में, मान लीजिए मुझे 5th रो में मुझे a² b³ का कोफिशिएंट चाहिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे 4th रो का, फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे फिर 4th रो का ये मुझे चाहिए, ये वांट है, हाँ, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4th रो का मैं क्या करूँगा, b के एक पावर कम वाला, यानी कि b से एक पावर कम कौन सा हो जाएगा, a² b² का कोफिशिएंट प्लस यहाँ पे हो जाएगा ab³। ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए a² b³ कब मिलेगा, a² b³ कब मिलेगा, जब मेरे पास a² b² में b मल्टीप्लाई होगा तब हमें एक मिल सकता है, और जब ab³ में a मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसमें a b मल्टीप्लाई होगा और इसमें a, तभी हमें ये मिलेगा। और यही दो केस भी हैं बस, ठीक है, क्योंकि इसमें बस एक बार b मल्टीप्लाई सकता है और इसमें बस एक बार a मल्टीप्लाई सकता है, और कहीं भी हम a या b मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म नहीं मिलने वाला है, ठीक है। वो हमको कैसे पता कर सकते हैं, हम इसमें से a और b एक बार माइनस करके देख लीजिए, जैसे a² b³ है तो एक बार इसमें से a माइनस करिए, क्योंकि ये किसी ना किसी से एक बार a मल्टीप्लाई होकर आया होगा, तो वो कौन सा होगा, ab³। एक बार b माइनस करिए, ये माइनस a करने पे आया, माइनस a करने पे अब b का एक पावर कम करिए तो हो जाएगा a² b²। तो a² b² और ab³ यही दो टर्म का देखना पिछले वाले में, तो यहाँ पे a² b² ab³। तो और उन दोनों केस में b का पावर क्या है, तो अगर b का पावर यहाँ पे 3 था, अगर फिर यहाँ पे b का पावर 3 था, तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखना है, एक बार b का पावर 2, b का पावर 2 और b का पावर 3, यही देखना है। तो अब अगर जनरल, ये बहुत ध्यान देखिएगा, अब मैं इसको क्या करूँगा ना, ये प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करूँगा, इसी ट्राइंगल को दोबारा ड्रॉ करूँगा बिना वेरिएबल्स के, ठीक है। ये 4 है, ये मैंने 6th रो भी बना दिया है। अब मैंने ये ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ किया। अब मुझे बताइए, यहाँ पे आप ये मैं बस पैटर्न दिखाने के लिए अच्छे से, और कोई इसका कोई पर्पस नहीं, यहाँ पे यही है बस। ये देखिए 6 क्या है 1 + 5, 20 क्या है 10 + 10, 15 क्या है 10 + 5, 6 क्या है 5 + 1। अब यहाँ पे ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं, हमें इन पे स्टडी करना है और इन पे एनालाइज करके हमें पता लगाना है कि जनरल टर्म क्या होगा किसी एक, ये n = 1, n = 2 रो, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6। अब दिक्कत क्या है इस पर्टिकुलर में, यहाँ पे सारे नंबर्स हैं, हमें अगर किसी n = फॉर एग्जाम्पल 100 के लिए पता करना है, हम ऐसे कब तक जाते जाएंगे, हमको कितना बनाना पड़ जाएगा। तो पहला तो हम लोग को ये चीज़ क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे पास नोटेशन होना चाहिए कि अगर मुझे 100 वाले रो का, अगर मुझे 100 रो का कोई एक टर्म पता है तो उसको मैं नाम क्या दूंगा। तो यहाँ से नीड आ जाता है नोटेशन का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नोटेशन इसका पता करने की कोशिश करते हैं। नोटेशन जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जनरल बिहेवियर क्या है किसी n के लिए। जब n1 है तो कितने टर्म है यहाँ पे 2, n2 है तो कितने टर्म है 3, n5 है तो कितने टर्म है 6, यानी कि जनरल n के लिए a + b⁴n के लिए कितने टर्म्स होंगे कितने n+1, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने b के पावर से रिप्रेजेंट किया था, मतलब मैंने यहाँ पे हर कोएफिशिएंट का, जब मैं बता रहा था उसकी प्रॉपर्टी कि उसको पिछले रो के कैसे सम में लिख सकते हैं, तो मैं b के पावर से उसको रिलेट कर रहा था। यहाँ पे भी मैं वही करूँगा, यहाँ पे भी टर्म्स को
यहाँ पे ये a है, ये b है, यहाँ b, यहाँ b का पावर क्या है इस वाले टर्म में, b का पावर क्या है, b रेस टू 0 है, यहाँ b का पावर 1 है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ ab है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b का पावर 0 है, यहाँ b का पावर 1 है, यहाँ b का पावर 2 है, यहाँ पे वापस यहाँ b का पावर 0 है, b का पावर 1 है, b का पावर 2 है, b का पावर 3। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा a रेस टू 6, a रेस टू 5, b, a रेस टू 4, b स्क्वायर, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, a क्यूब, b क्यूब, a स्क्वायर, b रेस टू 4, a b रेस टू 5 एंड b रेस टू 6। यहाँ भी इंक्रीजिंग, b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, यानी कि किसी भी जनरल n के लिए टोटल n प्लस टर्म होंगे और n प्लस टर्म किससे होंगे, b के पावर 0 से लेके n तक वैरी करेगा, ठीक है। तो यानी कि अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ जो हम लोग को पता करेगा कि a प्लस बी का जब पावर n करेंगे तो हमें कोई कोएफिशिएंट होगा a रेस टू n प्लस कोई कोएफिशिएंट a रेस टू n माइनस 1 b प्लस कोई कोएफिशिएंट a रेस टू n माइनस 2 b स्क्वायर, ऐसे कितने होंगे, प्लस a इंटू बी रेस टू n माइनस 1 कोएफिशिएंट प्लस सम कोएफिशिएंट इंटू बी रेस टू n। इतना तो हमें पता है कि ये वाला टर्म हमेशा 1 होगा, यहाँ पे ये हमने इस पैटर्न में यहाँ पे देख लिया, ये हमेशा 1 होता है, बाउंड्री पे हमेशा 1 है इधर दोनों साइड, और इस सिमेट्रिक भी है दोनों में। लेकिन अभी मैं आगे देखता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस कोएफिशिएंट्स के लिए जनरल नाम देना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ मैं अगर b के पावर को k से रिप्रेजेंट करूँ, हाँ, अगर मैं b के पावर को k से रिप्रेजेंट करूँ और n हमारा रो है, जिस रो की बात कर रहे हैं, यानी कि जिस पावर में रेज हुआ है, तो एक नोटेशन जो होता है वो है ये वाला सी एन के, या एक नोटेशन होता है एन सी के, एक नोटेशन होता है एन के। मुझे पर्सनली ये वाला मतलब ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। तो इस नोटेशन से अगर जाएँ तो a प्लस बी रेस टू एन क्या हो जाएगा, एन सी 0 a रेस टू एन, क्यों, यहाँ b का पावर 0 है, एन सी 1 a रेस टू एन माइनस 1 इंटू बी, एन सी 2 a रेस टू एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस एन सी एन बी रेस टू एन। यहाँ पे नीचे जो ये 0 1 2 3 है, ये b का पावर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मुझसे कोई पूछे एन सी के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन सी के क्या हो जाएगा कि अगर a प्लस बी को पावर n कर रहे हैं तो उसमें b के पावर k का, मीनिंग a मीनिंग b के पावर k जिस टर्म में आ रहा है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। और अगर b के पावर k है फॉर एग्जांपल, तो a के पावर क्या होगा, हमेशा नोटिस करिए, हमेशा इन दोनों का सम जब करेंगे n माइनस 1 और b का पावर 1 तो n आएगा, यहाँ पे n माइनस 2 प्लस 2 n, n माइनस 1 प्लस 1 n, तो a का पावर क्या हो जाएगा n माइनस k, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा एन सी के। अब हमें जनरल पता चल गया कि क्या कोएफिशिएंट्स के नोटेशन है। अब हमारा टास्क बस इतना ही बचा कि एन सी के लिए एक रिलेशन मीन्स एन सी के लिए हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्मूला फाइंड कर सकें। अगर हमें ये मिल गया सब जनरल एन और के लिए, तो हम कोई भी एक्सपेंशन यहाँ पे इसके मदद से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा टास्क था एक जनरल फार्मूला फाइंड करना एक कोएफिशिएंट्स के लिए, ये यहाँ पे k होगा, और हमें एक जनरल नोटेशन मिल गया है, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें एन सी के फाइंड करना है, इसका कॉम्पैक्ट फार्मूला क्या होगा। और अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमें इसको एकदम जीरो से डिराइव करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस से पास्कल ट्राइंगल को दोबारा बनाऊंगा, लेकिन इस बार नोटेशन का यूज़ करके, ठीक है। ऐसे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमारे पास ये पैटर्न है, हमारे पास ये नंबर के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये पता है कि क्या पैटर्न फॉलो करता है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इस पास्कल ट्रायंगल को इन नोटेशन के टर्म्स में लिख दिया, ताकि अगर हम कुछ इसमें पैटर्न जो हमने ऑब्जर्व किया था, क्या हम उसका यूज़ करके इन नोटेशन के टर्म में कुछ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं जो हमें हेल्प करे फॉर्मूला डिराइव करने में, या फिर कुछ भी मिस किसी भी तरीके से हमें हेल्प कर पाए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि जनरल एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये जो होगा टर्म 5c2 ये होगा 4c1 प्लस 4c2, 5c3 होगा 4c2 प्लस 4c3, 5c4 होगा 4c3 प्लस 4c4। यानी कि किसी भी रो के लिए हमें अगर उसका किसी एक टर्म फाइंड करना है, किसी भी रो में किसी भी के लिए हमें, फॉर एग्जांपल यहाँ 5c2 है तो यहाँ n हो गया 5 और k हो गया 2, इस वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। तो अगर हमें ये फाइंड करना है तो ये क्या हो जा रहा है, ये किसका सम हो जा रहा है 4c1 प्लस 4c2, ठीक है। और अगर हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, और एक और चीज़ ये कंटिन्यू भी करेगा पैटर्न, क्योंकि इसके पीछे के जो रीजनिंग है जो हमने देखा था कि a प्लस बी रेस टू एन जो होता है, ये a प्लस बी रेस टू एन माइनस 1
इंटू ए प्लस बी, जो भी इसका एक्सपेंशन होगा उसके हर टर्म से एक बार ए एक बार बी मल्टीप्लाई होगा, और हमें उसी रीजनिंग से पता चला था आगे भी ये पैटर्न फॉलो होगा। तो अगर हम लोग जनरलाइज कर दें इसको तो हमें मिलेगा एन सी के इज इक्वल टू एन माइनस वन सी के माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको हम लोग कहते हैं पास्कल्स आइडेंटिटी। और जनरली आप अगर कोई भी बुक देखेंगे या ऑनलाइन आप वीडियो सर्च करेंगे कहीं भी, तो आपको दिखेगा कि पास्कल आइडेंटिटी का यूज़ करके और फिर उसके साथ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके हम बाइनोमियल थ्योरम को प्रूव करते हैं। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि हम प्रूव करते हैं और वहाँ पे हमें हमेशा दिया होता है कि क्या प्रूव करना है। हम पहले से एक गेस फॉर्मूला हमारे पास दिया होता है जिसको हम प्रूव करते हैं सही है। तो उस चीज़ के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत ही वहाँ पे पावरफुल साबित होता है प्रूव करने में। लेकिन हमारा टास्क क्या है इस वीडियो में, हमारा टास्क ये है कि हमें कुछ नहीं दिया है, हमें वो गेस जो फॉर्मूला है वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो हमारा यहाँ पे मेन टारगेट है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें और ऑब्जर्व करवाना चाहूँगा कि पहला चीज़ अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो जितना भी ये 1C0 2C0 3C0 4C0 5C0 है, जितने भी NC0 हैं वो हमेशा क्या हो रहा है, NC0 हमेशा 1 है। और सिमिलरली उसी तरीके से NCN भी हमेशा 1 है, यानी बॉर्डर पे हमेशा जो भी नंबर है जैसे 1C1 2C2 3C3 4C4 5C5 NCN ये सब 1 है, और ये NC0 ये भी वही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। दूसरा कि ये सिमेट्रिक है, 5C1 इज इक्वल टू 5C4 4C1 इज इक्वल टू 4C3। तो अगर हम लोग देखेंगे सिमेट्री 5C2 इज इक्वल टू 5C3, तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन दिख जाता है कि यहाँ 5 नहीं, NCK इज इक्वल टू NCN माइनस के। और ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको जनरली डिराइव करना पड़ता है और अलग अलग तरीके से हम लोग बुक्स में दिया रहता है डेरिवेशन, यहाँ पे हमने सिंपल ऑब्जर्व करके देख लिया। इसी तरीके से ये पास्कल आइडेंटिटी भी है, इसको भी प्रूव करना पड़ता है अलजेब्राइकली, मगर यहाँ हमने पैटर्न से ऑब्जर्व किया है। सो अब हम लोग को क्या करना है, अब हमें एनालाइज करना है इस पैटर्न को और देखना है क्या हम लोग आगे नेक्स्ट क्या स्टेप ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो मैं यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व करूँगा और आप लोगों को सिखाऊंगा या बताऊँगा वो मैं ईजिली इसलिए कर पाया क्योंकि मैं जब पढ़ा था, मैं जब फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था तो मुझे तो ऑलरेडी फॉर्मूला मालूम पड़ चुका था। तो मेरे लिए वो पैटर्न ऑब्जर्व करना आसान था जब मैं सोच रहा था कि इसको कैसे डिराइव करें जीरो से, स्टार्टिंग से। लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा अगर आप नहीं पढ़े हैं कभी पहले कि कैसे मैथ्स में हम जब हमारे पास कोई चीज़ हमें पता करनी होती है और हमारे पास उस कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो तो उसके साथ हम कैसे उसके हम कैसे यूज़ करके हम न्यू इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, इवन मैथ्स में फ्यूचर में भी आपके कुछ फर्दर स्टडीज़ के लिए भी बहुत हेल्प करेगा कि कैसे हम हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करके न्यू रिजल्ट्स हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। एक और मैं बना देता हूँ, बहुत सिंपल है बनाना। 1 6 यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 20, यहाँ 25 सॉरी 15, यहाँ 6, यहाँ 1। अब हमने सिंस हमारे पास एक एरे दिया है, 2 डायमेंशनल एरे है ये, हमने वर्टिकल रिलेशन हमने एक फाइंड किया है। तो एक सिंपल सा अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें एक बार देखना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल रिलेशन क्या है, यानी कि एक पर्टिकुलर रो में हमें क्या कोई रिलेशन मिल रहा है क्या। यानी कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर रो कंसीडर करें, या तो ये या तो ये या तो ये, इसमें कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या। तो देखते हैं एक बार। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ट्राई करिए क्या इसमें रिलेशन मिल रहा है। सिंस मुझे वीडियो बहुत लेंदी नहीं करना है तो मैं डायरेक्ट शुरू करूंगा कि मैं क्या रिलेशन देखना चाहूँगा। तो सबसे पहला, अब मुझे पता है हर टर्म, मैं एक बार वापस से क्या करता हूँ इसको टर्म्स के रूप में लिख देता हूँ, ठीक है, तब आप लोग को बहुत ईजिली समझेगा। ये 1 अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रेशियो लूंगा एन सी के, जैसे कि एक पर्टिकुलर रो की बात कर रहे हैं अगर, कंजिक्यूटिव टर्म्स का मैं रेशियो लूंगा, यानी कि 1C1 अपॉन 1C0, 2C1 अपॉन 2C0, 2C2 अपॉन 2C1, फिर 3C1 अपॉन 3C0, 3C2 अपॉन 3C1 एंड 3C3 अपॉन 3C2, ये रेशियो लूंगा। अब सिंस हम एक पर्टिकुलर एन की बात कर रहे हैं तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा आर एन, रेशियो ले रहे हैं आर एन के, और आर एन के मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूँ, एन सी के अपॉन एन सी के माइनस 1, यानी कि दिस अपॉन दिस कर रहे हैं हम लोग 2C1 अपॉन 2C0, तो ये हो जाएगा इस केस में हो जाएगा आर, सिंस N2 है तो R2 1 क्या हो जाएगा
R21 हो जाएगा 2C1 अपॉन 2C0। R22 क्या हो जाएगा, R22 हो जाएगा 2C2 अपॉन 2C1। मैं ठीक है, तो हम लोग चलिए अब अलग अलग रेशियो फाइंड करते हैं, ठीक है। मैं पहले फाइंड करता हूँ। अब R21 क्या होगा, R21 हो जाएगा 2C1 अपॉन 2C0 यानी कि 2/1। R22 क्या हो जाएगा, 2C2 1 है और 2C1 2 है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। R3, अब आप लोग कहेंगे मैं ये क्यों रेशियो दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैटर्न यहाँ दिख रहा है, मगर मैं चाह रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से दिखाना। R31 क्या हो जाएगा, R31 हो जाएगा 3/1। R32 क्या हो जाएगा 3/3। R33 क्या हो जाएगा 1/3। अब मैं R4, आप लोग निकालिएगा, मैं R5 का निकालता हूँ। R51 क्या हो जाएगा 5/1। R52 क्या होगा 10/5। R53 क्या होगा 10/10। R54 क्या होगा 5/10 एंड R55 क्या होगा 1/5। और लास्ट एक बार मैं 6 के लिए निकाल देता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ। देखिए, आप लोग यहाँ पे ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि हमें क्या प्रूव करना है, क्या डिराइव करना है। तो हमारे पास जितना सैंपल होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल होगा, हम उस पर एनालिसिस करना उतना ईजी हो जाएगा। R61 क्या हो जाएगा 6/1। R62 क्या हो जाएगा 15/6। R63 क्या हो जाएगा 20/15। R64 क्या हो जाएगा 15/20। R65 क्या हो जाएगा 6/15 एंड R61 क्या हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा 1/6। अब हमारा टास्क है कि हम इसमें कुछ रिलेशन ढूंढ पा रहे हैं क्या। मैं यहाँ पे मेनली R6 का चेक करूँगा, ताकि इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा R एन आइज हैं। तो R61 है 6/1। R62 है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 से जाएगा तो 5/2। R63 क्या है 5 से जाएगा 4/3। R64 क्या है 3/4। R65 क्या हो जाएगा 2/5 एंड R66 क्या हो जाएगा 1/6। अब आपको एक चीज़ पैटर्न दिख रहा है क्या, जो न्यूमरेटर है वो डिक्रीज हो रहा है 6 5 4 3 2 1, और जो डिनोमिनेटर है वो 1 2 3 4 5 6। एंड सेम आप यहाँ पे देखेंगे R5 के लिए भी, R3 के लिए भी, कि जो, तो यानी कि ये पैटर्न जो है ये हर जगह आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे 5/1, इसको मैं 10/5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 5/1 है, इसको मैं, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यहाँ 10/5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1। और अगर मैं इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2/1 को मैं 4/2 भी लिख सकता हूँ, तो मुझे 5 4, यहाँ पे मैं 10/10 है तो मैं इसको 3/3 लिख सकता हूँ, तो ऊपर का मुझे क्या मिल जाएगा 5 4 3, यहाँ पे 2, यहाँ 1। सिमिलरली यहाँ पे मुझे ऐसे नहीं, यहाँ पे मैं एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे कर रहे हैं। जैसे R3 के केस में R31 क्या है 3/1। ठीक है, R32 क्या है मेरा 3/3। 3/3 को मैं 2/2 भी तो लिख सकता हूँ, और R33 क्या है 1/3। अब ये देखिए, डिनोमिनेटर मेरा डिक्रीज हो रहा है 3 2 1, और न्यूमरेटर मेरा डिक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर मेरा 1 2 3 इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे आपके लिए पैटर्न देखना बहुत मुश्किल था। आप कहेंगे अरे यार यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लेकिन बहुत इजीली मिल गया। और जैसे जैसे एन बढ़ेगा, तो इसीलिए मैंने बोला कि सैम्पल साइज जब हमारे पास ज़्यादा होगा तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन करने के लिए ज़्यादा डाटा होगा, तब हम करेक्ट अजम्पशन और करेक्ट एनालिसिस कर पाएंगे। तो हमने एक एनालिसिस किया और हमने चेक भी किया ऊपर सब केसेस के लिए कि ये वैलिड है, कि आर एन के क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ नीचे 1 हो गया, यानी कि के है तो यहाँ के हो गया। और n, यहाँ पे n है, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 है। मतलब जब यहाँ पे, सॉरी ऐसे नहीं देखते हैं, जब हमारे पास k है ब्रैकेट में तो वो k नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ पे हम लोग सिंपली देख पा रहे हैं, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो 5 है, तो इतना तो हमने समझ गया। और ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हमको रिलेट करना है k से, तो जब यहाँ 6 के लिए जब 1 है तो यहाँ 6 आ गया, 2 है तो यहाँ 5 आ गया। यानी कि ऐसा देखें अगर, तो n - k
प्लस वन, मतलब कि यहाँ पे देखें अगर 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 माइनस, अगर R61 निकालूँ मैं, R61 क्या हो जाएगा, 6 माइनस वन प्लस वन अपॉन वन, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन वन, तो ये मिल गया। सिमिलरली R62 अगर निकालूँ तो हो जाएगा 6 माइनस टू प्लस वन अपॉन टू, तो हो जाएगा 5 अपॉन टू। तो सिमिलरली हम लोग को मिल गया। तो हम लोगों ने क्या डिस्कवर कर लिया, हम लोगों ने आर एन के जो है वो रेशियो निकाल लिया। जनरली क्या होगा, एन माइनस के प्लस वन, और आर एन के था क्या, आर एन के था हमारा एन सी के अपॉन एन सी के माइनस वन, विच इम्प्लाइज एन सी के अपॉन एन सी के माइनस वन क्या है, एन माइनस के प्लस वन अपॉन के। सो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया यहाँ पे कि एन सी के अपॉन एन सी के माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस के प्लस वन अपॉन के। अब यहाँ पे हमारा वो वाला ऑब्जर्वेशन काम आएगा जो हमने ये बनाया था कि एन सी एन इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो। कैसे काम आएगा, हमें एन सी ज़ीरो पता है, तो इससे क्या हम लोग एन सी वन नहीं निकाल सकते। एन सी वन क्या हो जाएगा, एन सी वन अपॉन एन सी ज़ीरो, सॉरी एन सी वन अपॉन एन सी ज़ीरो हो जाएगा आर एन वन, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूले से। तो इसका मतलब एन सी वन अपॉन एन सी ज़ीरो क्या है, वन, इज इक्वल टू आर एन वन। आर एन वन यानी कि एन माइनस वन प्लस वन अपॉन वन, ठीक है, एन माइनस के प्लस वन अपॉन वन होता है, अपॉन के, यानी कि एन सी वन क्या मिल गया, एन। तो हमने एन सी वन निकाल लिया जनरल एन के लिए। अब एन सी टू निकालते हैं, एन सी टू क्या हो जाएगा, एन सी टू अपॉन एन सी वन हो जाएगा आर एन टू, ठीक है, और आर एन टू क्या होता है, एन माइनस टू, यानी एन माइनस के प्लस वन अपॉन टू, और ये हो जाएगा एन सी टू, इसका सॉरी दिस इम्प्लाइज एन सी टू इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू एन, यानी कि n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, यानी हमें एन सी टू भी मिल गया। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम एन सी थ्री निकालें तो हमें एन सी थ्री क्या मिलेगा, हमें एन सी थ्री मिलेगा एन सी टू इंटू आर, सॉरी यहाँ एन में ब्रैकेट में लिखा हूँ, असली में एन में सब्सक्रिप्ट में लिख रहा था, बट कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कोई इशू नहीं है। आर एन थ्री, ठीक है, और आर एन थ्री क्या हो जाएगा, एन सी टू हमारा ये है, और आर एन थ्री क्या हो जाएगा, एन माइनस थ्री प्लस वन अपॉन थ्री, यानी कि एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन थ्री इंटू टू। अब अगर आप इसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न, तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, एन सी के इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, एन माइनस के प्लस वन अपॉन के इंटू के माइनस वन इंटू के माइनस टू टिल वन, ये। और आपको पता है ये क्या होता है, ये हो जाता है नीचे वाला डिनोमिनेटर हो जाता है के फैक्टोरियल, यानी एन सी के क्या मिला हमें, एन इंटू एन माइनस वन टिल एन माइनस के प्लस वन अपॉन के फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल गया एन सी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इतना काफ़ी है, ये एन सी के लिए फॉर्मूला काफ़ी है, लेकिन जनरली लोग इसको थोड़ा और सिंपल कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, आप एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करिए, मेरे पास ये एन इंटू एन माइनस वन टिल एन माइनस के प्लस वन है। अब मैं अगर चाहूँ तो इसमें एन माइनस के माइनस वन, इसको वन तक ले जाऊँ, अगर वन तक इंटू वन तक, और नीचे मेरे पास के फैक्टोरियल है, और मैं नीचे एन माइनस के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये जो पूरा पार्ट है ये भी एन माइनस के फैक्टोरियल है, ये भी एन माइनस के फैक्टोरियल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ओरिजिनल मिल जाएगा। लेकिन हमें फ़ायदा क्या हो रहा है इसको कंपैक्ट करने में, कि ये पूरा जो है ये एन फैक्टोरियल है, तो हमें क्या मिला, एन सी के हमें क्या मिल जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल। तो एन सी के हो गया, दिस इम्प्लाइज एन सी के लिए हमें फॉर्मूला मिल गया। फैक्टोरियल एक दूसरा नोटेशन भी होता है, ये एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल। सो हमने पहले तो वर्टिकल रिलेशन देखा, वर्टिकल ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व किया हमने उसको प्रोसेस से समझा। फिर वर्टिकल ऑब्जर्वेशन के बाद हम ट्राइंगल बना पाए, ट्राइंगल बनाने के बाद हमने हॉरिजॉन्टल रिलेशन देखा, और हॉरिजॉन्टल रिलेशन हमारे लिए, अब फॉर एग्जांपल आप लोग कहेंगे वर्टिकल रिलेशन का फ़ायदा क्या था, वर्टिकल रिलेशन का फ़ायदा ये था सबसे बड़ा, कि
हमें वो हर रो नेक्स्ट रो जाने के लिए बहुत हेल्पफुल था, ईजिली था नेक्स्ट रो पे जाना उसकी वजह से। और जब हम मल्टीपल रोज देख लिए तब हमने हॉरिजॉन्टल रो पे एनालिसिस किया तो हमें पता चला एक रिलेशन, जिस रिलेशन का यूज़ करके हम NCK का जनरल फॉर्मूला डिराइव कर पाए। अब मैं क्या करूँगा, हमने जो रिजल्ट देखा था ये वाला NCK इज इक्वल टू NCK माइनस 1। अब हमने, अगर हमें डाउट है कि जो हमने रिलेशन ये फाइंड किया ये करेक्ट है कि नहीं, तो पहला चीज़ तो हम इसको चेक कर सकते हैं जो कि सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करेंगे और देखेंगे कि क्या वैलिड है। अब NCK का फॉर्मूला यहाँ पे है, अब हम क्या करेंगे, NCK माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, इंटू n माइनस 1 था यहाँ पे ना, हाँ, इंटू n माइनस 1 माइनस k माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा n माइनस k फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, हमें मिल रहा है n माइनस 1 ck, ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस k फैक्टोरियल। अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं हमें क्या मिलेगा। अब हमें इन्हें ऐड करना है। हम क्या करेंगे, अब मैं इनका LCM अगर ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इस वाले में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस वाले में n माइनस k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा इंटू के, बस इंटू के, और नीचे कॉमन हो जाएगा k फैक्टोरियल इंटू n माइनस के फैक्टोरियल, और प्लस इसमें हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस के इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूँ तो मुझे मिल जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल टाइम्स k प्लस n माइनस के, और अपॉन नीचे k फैक्टोरियल इंटू n माइनस के फैक्टोरियल। k और k कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n माइनस के फैक्टोरियल, और n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n माइनस के फैक्टोरियल। और ये क्या था, ये NCK ही तो है। तो हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि जो हमने फॉर्मूला प्रूव किया, डिराइव जो हमने फॉर्मूला गेस किया था, या गेस से ज़्यादा तो वो हमारा एनालिसिस और हमारे पैटर्न ऑब्जर्वेशन से मिला, तो उसे हम गेस वर्क डायरेक्टली नहीं कह सकते। लेकिन सिंस हमारे पास कोई वो नहीं था, हमने उसको डायरेक्टली अज्यूम किया कि हाँ ये फॉर्मूला है, तो हम और उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया और ये करेक्ट फॉर्मूला है। तो आपने द्वारा ये मिल गया हमें। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जब a प्लस बी रेस टू n हम कर रहे हैं तो हमारे क्या था, NC0 a रेस टू n, NC1 a रेस टू n माइनस 1 b। तो यहाँ पे हमें अब सब कोएफिशिएंट मिल गए, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल टास्क था कि हम हर टर्म का कोएफिशिएंट बता सकें वो हमने फाइंड कर लिया। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि मैं कैसे बिना किसी चीज़ को अज्यूम करते हुए एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया, और हमने कैसे प्रूव किया, बस पास्कल ट्रायंगल को देख के उसमें पैटर्न ऑब्जर्व करके बायनोमियल थ्योरम को डिराइव किया। ये जनरली आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे लोग डायरेक्टली इसका रिजल्ट दे देते हैं, मगर इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आप एक बार समझें कि मैथ्स में कैसे न्यू रिजल्ट्स को हम डिराइव कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर ऑब्जर्व करके, उन ऑब्जेक्ट्स के साथ खेल के, नंबर्स के साथ खेल के हम कैसे न्यू रिजल्ट्स पे पहुंच सकते हैं। मैं होप करता हूं कि आपको ये अप्रोच पसंद आया होगा, और आप इसको अगर पसंद आए तो इसको आप शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बताइएगा कि इतना इंटरेस्टिंग वे होता है बायनोमियल थ्योरम को प्रूव करने का। एंड अगर आपको जनरल इसके जो प्रूफ हैं वो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग बताया था, इसके बहुत अलग अलग तरीके प्रूफ हैं जो आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, तो वो तो आपको मिल ही जाएंगे, मगर यहाँ पे मैंने दिखाया, हमने देखा कि कैसे कितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और आइडेंटिटीज़ हम बहुत ही ईजिली बस पैटर्न ऑब्जर्व करके हमने प्रूव कर दिया, देख लिया, डिराइव कर लिया। सो थैंक यू वेरी मच। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया।